साध्य एकेडमी में अध्ययन अध्यापन करने वाले सभी छात्राओं को मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि ईश्वर उन्हें उद्देश्य में सफल करें। विद्यार्थियों, सीटेट की परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में जानकारी आपके पास, जितनी जानकारी आपके पास है उतनी जानकारी मेरे पास है। अब अध्ययन अध्यापन करने वाले जो छात्र छात्राएं थे परेशान थे, परिस्थिति को देखते हुए क्लास बंद करनी पड़ी क्योंकि आदेश ही ऐसा था। इस व्यवधान की भरपाई करने के लिए ऑनलाइन क्लास की जो व्यवस्था की गई है उस के आधार पर आपके सिलेबस के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनसे संबंधित परीक्षा उपयोगी जो अभ्यास क्रिया हैं उन्हें कराने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। आप निराश न हो, ईश्वर हमारी मदद करेगा, हमारे उद्देश्यों को सफलता प्राप्त करने के लिए हमें ईश्वर शक्ति देगा। विद्यार्थियों, सीटेट की तैयारी करने से पहले हम उसके विषय में कुछ जानकारी हासिल करें। स्वाभाविक बात है कि जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमारे प्रयास जारी रहें, उस उद्देश्य की वास्तविक क्या व्यवस्था है। सीटेट एनसीएफ की गाइडलाइन के अनुसार होता है। जिस तरीके के एनसीएफ सुझाव पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं में हैं, वह हमारी कहीं ना कहीं पेडागोजिकल थिंकिंग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कि पहले जो तैयारी करते हैं उन्हें पहले सीटेट और एनसीएफ के बारे में कुछ सुझाव दिए जाएं। उसके बाद जो पाठ्यक्रम संबंधी क्रिया हैं उन्हें विधिवत तरीके से किया जाए। हालांकि मैं सीटेट से संबंधित कक्षाएं 1 फरवरी से चल रही थी, व्यवधान आया, परिस्थिति के अनुसार अध्ययन अध्यापन रोकना पड़ा। अब अध्ययन अध्यापन को ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जारी रखने का प्रयास किया जा रहा है। अनवरत रूप से प्रयासरत हैं। कुछ तकनीकी कमियां भी हैं जिन्हें दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब सोचा कि पहले इसको तैयार करने से पहले हम इसके विषय में जानें। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार सीटेट पाठ्यक्रम का परिचय एवं सुझाव, किस तरीके से एनसीएफ पाठ्यक्रम निर्धारित करता है, उस पाठ्यक्रम के आधार पर सीटेट की जो पाठ्य वस्तु है विविध पार्टों में जो बटी हुई है उसके बारे में हम जानें। क्योंकि सामान्यतः सीटेट प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर पर होता है। बहुत सी ऐसी अध्ययन अध्यापन की विविधता है कि प्राथमिक स्तर की कुछ टॉपिक हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर मिल रहे हैं और उच्च प्राथमिक स्तर के भी कुछ टॉपिक, जिस तरीके से साइंस स्टूडेंट के लिए और आर्ट स्टूडेंट के लिए जो समस्याएं बनती है उसके बारे में मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहता हूं। और सुझाव के बाद फिर अगला जो वीडियो होगा वह हमारे विधिवत तरीके से जो विषय हैं उन विषयों को टॉपिक बाय टॉपिक, जो संभवतः जितने समय में एक टॉपिक होगा उसके आधार पर हम अपनी क्रिया जारी रखेंगे। तो साथियों, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीटेट पाठ्यक्रम का परिचय एवं सुझाव के बारे में एक बार दृष्टि डालें। सीटेट 2 स्तरों में होता है। पहला स्तर प्राथमिक स्तर, जो 1st से 5th क्लास तक होता है।
दूसरा स्तर उच्च प्राथमिक स्तर, जो 6 से 8th क्लास तक होता है। अब इसके बारे में थोड़ा मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं, क्योंकि और मेरी अपनी खुद की भी ये अंतर्निहित इच्छा भी है कि विद्यार्थी जो मेरे यहाँ अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं उन्हें मैं अवगत कराऊं कि कहीं पर परीक्षा में छोटी मोटी गलती न हो जाए, और अगर हम अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं तो उनके उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किस तरीके के उपागमों का हम प्रयोग करें। तो प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में 5 पार्ट हैं। पहला पार्ट है CDP, जिसे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी कहते हैं, अर्थात बाल विकास शिक्षा शास्त्र या बाल विकास शिक्षण शास्त्र की क्रिया इसमें जुड़ी हुई है। विधिवत तरीके से इसके बारे में चर्चा भी करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट विषय है। एक अमूर्त विषय मनोविज्ञान से इसका संबंध है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत या संप्रदाय इस पर परोक्ष रूप से प्रभावी है। तो इसके जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी इसकी क्रिया हैं, उन क्रियाओं पर विधिवत तरीके से कार्य करेंगे। इसमें 30 सवाल आते हैं और इनका जो क्रम होता है 1 से 30 तक होता है। ये भी ध्यान रखें, क्योंकि बार बार पेपरों के क्रमों को देखने से किसी न किसी गलती से भी बच सकते हैं। दूसरा जो पार्ट है वो है मैथ का पार्ट है। इसमें भी 30 सवाल आते हैं, और इसके जो 30 सवाल जो आते हैं, 15 सवाल कैलकुलेशन के आते हैं और 15 सवाल गणित शिक्षण के आते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि विद्यार्थी यहीं पर कुछ दिग्भ्रमित होता है। जो परीक्षार्थी तैयारी कर रहा है वो गणित के बारे की तैयारी में अनसुलझा हुआ है। मैं CTET की तैयारी करने वाले सभी छात्र छात्राओं से अपने मतानुसार सुझाव देता हूं कि गणित का जो विषय है 30 नंबर का, जिसमें 15 नंबर कैलकुलेशन के, जो कि NCERT की 1 से 5 तक की बुकों से सामान्यतः संबंधित है। जो विद्यार्थी अपने परीक्षा में आने वाले प्रश्नों की अगर क्रियाओं को समझ जाए और उनकी प्रकृति को समझ जाए और उस क्रिया या उसकी प्रकृति के अनुसार उसकी तैयारी करने वाले स्रोतों को समझ जाए, तो वो अपने श्रम से सहज सरल रूप से अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 1 से 5 तक की जो NCERT की गणित संबंधी बुक हैं उनका आप अनवरत रूप से अध्ययन करें। जहां तक भी हो आप परोक्ष अपरोक्ष रूप से कोचिंग में या किसी के मार्गदर्शन के आधार पर इसके ही बारे में बार बार आप तैयारी करें, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 90% कैलकुलेशन के सवाल आपके NCERT की 1 से 5 तक की बुकों में आपको मिल जाएंगे और उनकी किस तरह की क्रिया होती है उनसे आपको बहुत मदद मिलेगी। अन्यथा की बात यह है कि वो आपकी क्षमता के ऊपर है कि आप कहाँ किस किस स्रोत से गणित की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन CTET पास करने के लिए CTET की परीक्षा के जो उद्देश्य हैं हमारे, और उनमें जो पाठ्यक्रम संबंधी जो क्रियाएं और यथा गणित की अगर क्रियाएं और कैलकुलेशन के जो 15 सवाल आते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस NCERT की 1 से 5 तक की बुकों के जो अभ्यास हैं उन पर आप ज़्यादा क्रिया करें, क्योंकि आप पुराने पेपरों को भी देखोगे तो वो संभवतः 90% NCERT से संबंधित कैलकुलेशन की क्रिया जुड़ी हुई है। 15 नंबर जो गणित शिक्षण के हैं वो मनोवैज्ञानिक संप्रदाय के आधार पर, मनोवैज्ञानिक जिस तरीके के उपागम हैं शिक्षण प्रक्रिया में जिनका प्रयोग किया जाता है, उन्हें विधिवत तरीके से शिक्षण क्रिया के साथ जोड़ करके अभ्यास करेंगे।
जितना हमारा अनुभव है इस विषय से संबंधित आप तक हर संभव पहुंचाने का प्रयास करेंगे। गणित की जो पेडागोजिकल अर्थात गणित शिक्षण की जो क्रिया है वो गणितीय तर्क पर, वैज्ञानिक चिंतन पर जिसका जो संबंध है, एनसीएफ ने भी इसके सुझावों के बारे में बताया है कि गणित तार्किक वैज्ञानिक तरीके से चिंतन करने के लिए प्रेरित करता है। सामाजिक जीवन के लिए गणित की क्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण है, बाह्य जीवन में इसका महत्व है। तो जिस तरीके से गणित के शिक्षण विधियां हैं, गणित की शिक्षण क्रिया हैं, गणित शिक्षण के मूल्यांकन हैं, उनमें जितना संभव होगा आपकी मदद करेंगे। इसका भी जो क्रम है 31 से 60 है। तीसरा जो पार्ट है ईवीएस, साथियों इसमें भी 30 ही सवाल आते हैं। ये 30 सवाल ईवीएस की पाठ्य पुस्तक से ही संबंधित हैं, बताऊंगा। क्योंकि एक कक्षा 3 से 5 तक की ईवीएस की एनसीईआरटी की जो बुक हैं वो हमें इंफॉर्मेशन की भी सूचना देती हैं और व्यवहारिक क्रिया करने की भी सूचना देती है। अर्थात मूल्यांकन संकेत भी हमें ईवीएस की पाठ्य पुस्तक की एनसीईआरटी से जुड़ी हुई, एनसीएफ से जुड़ी हुई जो गाइडलाइन है उनके अनुसार हमें मदद मिलती है। सामान्यतः अगर पुराने पेपरों को उठा करके देखोगे तो जितना भी इंफॉर्मेशन का जो पार्ट है उसमें 90% पार्ट कक्षा 3 से 5 तक की ईवीएस एनसीईआरटी बुकों से ही संबंधित है। अब उन्हें आप कितनी गहनता से, उनके तथ्यात्मक सार्थकता से आप पढ़ लेते हैं, उस आधार पर उसकी आप तैयारी कर लेते हैं। रही बात मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की, जो परोक्ष रूप से ईवीएस की शिक्षण क्रिया से जो जुड़ा हुआ है, उस विषय को संभवतः अपने अनुभव से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। दूसरा आपको बताएं, इसका भी जो क्रम है 61 से 90 है। पेपर में ईवीएस के बारे में जितना आप सीटेट के परिप्रेक्ष्य में विस्तार दोगे उतना ही आप उलझोगे। मैं आपको कम समय में जो सुझाव दे रहा हूं उन पर आप थोड़ा ध्यान दें, जिससे कि आप विषय संबंधी जो परीक्षा के उद्देश्य हैं उन्हें आप अपने अभ्यास में डालें। क्योंकि हर कोई भी हम कार्य करते हैं तो उस कार्य करने का कोई उद्देश्य होता है। जाहिर सी बात है कि हम रास्ता चल रहे हैं तो चलने का भी कोई उद्देश्य है। अब हमारे सामने परीक्षा है, परीक्षा सीटेट जैसी परीक्षा को पास करने का एक उद्देश्य है और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमारे उपागम या साधन क्या होने चाहिए, उन साधनों में किस किस तरीके की प्रक्रियाएं, उन प्रक्रियाओं पर अगर हम फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं, तो मैं समझता हूं कि हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में बहुत शक्ति अपने अंदर जुटा लेते हैं। ईवीएस एक ऐसा विषय है क्योंकि इसमें संपूर्ण वैश्विक जानकारी भी जुड़ी हुई है। स्रोतों के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर हम ईवीएस को हम जीएस के पार्ट से भी जोड़ते हैं, आपने देखा भी होगा, क्योंकि जीएस के पार्ट में जब जीएस के पार्ट से ईवीएस जुड़ जाता है तो हम भूगोल पर ध्यान देने लगते हैं, और भूगोल एक विस्तृत क्षेत्र में बटा हुआ है। माना कि भूगोल की चीजें परोक्ष रूप से संबंधित हैं, परंतु सीटेट पास करने के लिए एनसीईआरटी की कक्षा 3 से 5 तक की बुकों का ही आपको सार तथ्य मिलेगा। आप पेपर उठा करके देखें, यूं तो समस्त अगर भौगोलिक जानकारी के वैश्विक परिवेश की बात की जाए तो ईवीएस जैविक अजैविक भौतिक अभौतिक विश्व ब्रह्मांड की जितने स्थल जल वायु जितनी भी क्रिया हैं वो सब जुड़ी हुई हैं। अब उन पे हम बहुत ज़्यादा ध्यान भी देते हैं
तो कहीं ना कहीं हमारा इसमें थोड़ी तैयारी का जो समय है वो कम पड़ता है। तो मेरा सुझाव है आप पढ़ने के लिए उनको भी पढ़ें, लेकिन इसे पूरा करें, तथ्यात्मक रूप से करें, सार्थक रूप से करें, एक एक लाइन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें, जिससे कि आपने पिछली बार भी देखा होगा झट से गर्दन आगे पीछे करता है, दो बातों झट से गर्दन आगे पीछे करता है और गर्दन आगे पीछे करता है, दोनों और सामान्य से अंतर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब पढ़ोगे, उन्हें गहनता से पढ़ोगे, उनके सार तथ्यों को जानोगे, पेपर से टैली करोगे, तो आप उसके विषय में पूर्ण रूप से अपनी तैयारी कर पाओगे और आत्मविश्वास के साथ। क्योंकि कोई भी कार्य किया जाता है तो पहले हमारा आत्मविश्वास जागृत हो, जिससे हमारी आंतरिक जो शक्ति है वो हमें कार्य करने के लिए आगे प्रेरित करती है। चौथा जो पार्ट है फर्स्ट लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज के भी 30 सवाल आते हैं, जिसमें 15 सवाल गद्य के प्लस पद्य के, जिनमें 9 + 6 आगे पीछे हो सकता है। तो विद्यार्थियों, मैं यहां आपको सुझाव देना चाहता हूं कि 15 सवाल जो गद्य पद्य के आते हैं वो साहित्य विषय से जुड़े हुए हैं। व्याकरण संबंधी जानकारी बहुत कम है, लेकिन व्याकरण भी पढ़ो। हमारी क्रियाएं व्याकरण की 1 फरवरी से जब क्लास चल रही थी तो व्याकरण से संबंधित हमने जानकारी भी दी थी, परंतु उनका जो संबंध है सीटेट के गद्य पद्य में ही कहीं न कहीं गद्यांश से जुड़े हुए क्रिया के, संज्ञा के, वाक्य के, सर्वनाम के, विशेषण के या रस के, छंद के, अलंकार के, तत्सम तद्भव कुछ चीजें 1 आध 2 सवाल ऐसा आ जाता है। खासकर इसमें जो भाषाएं, जैसे हम शब्द पढ़ते हैं तो शब्द उत्पत्ति के आधार पर जब हम पढ़ते हैं, जैसे तत्सम तद्भव, देशज, विदेशज, तो कई बार ऐसे शब्द आए कि आगत शब्द है। तो इन सारी चीज़ों को आप जो उससे जुड़ी हुई हैं तो गद्य पद्य में वो आ सकती हैं, तो अनवरत अभ्यास करते रहें। 15 नंबर का आपका भाषा शिक्षण होता है। भाषा शिक्षण जो मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षा मनोवैज्ञानिक शिक्षण की प्रक्रिया पर आधारित है। भाषा के अगर परिप्रेक्ष्य में अगर हम गौर करें तो भारत में 22 राजभाषा हैं। अगर उन 22 राजभाषाओं पर दृष्टि डालें तो 20 भाषाओं में सीटेट की परीक्षा होती है। उन 20 भाषाओं का अपना क्रम है, पर मैं आपको याद दिला रहा हूं कि 01 अंग्रेजी का क्रम है, चाहे वो आप फर्स्ट लैंग्वेज लें या सेकंड लैंग्वेज लें। 02 हिंदी का है, चाहे आप फर्स्ट हिंदी लें या सेकंड में लें। बाकी जो क्रमागत है 16 संस्कृत का है, इसलिए मैं 3 ही का ही बता रहा हूं। क्यों कि ज्यादातर है उत्तर भारतीय हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत। फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी, अंग्रेजी या सेकंड लैंग्वेज में अंग्रेजी, संस्कृत। तो इस तरीके से आप क्रम का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये जब हम परीक्षा में जो इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं तो वहां हमें कहीं ना कहीं भाषा के क्रम की जानकारी पूछी जाती है। उस जानकारी के आधार पर हम ये माने भाषा हमने फर्स्ट भरी हिंदी, तो हमारा कोड अगर पूछा आपने फर्स्ट भाषा कोड तो 02 है, आपने सेकंड का भी 02 ही है, क्योंकि भाषा का कोड क्रमागत 01 अंग्रेजी चाहे फर्स्ट हो या सेकंड हो, क्रमागत 02 हिंदी चाहे आप फर्स्ट लो या सेकंड लो, 16 संस्कृत चाहे आप फर्स्ट में लो या सेकंड में लो। तो यहां एक क्रम की जो बात है उस पर ध्यान दें। दूसरा जो इसके जो सवाल हैं, क्रम है, वो 91 से 120 है। विद्यार्थियों ध्यान रखना। अब मैं आपको थोड़ा परिचय दे रहा हूं, याद दिला रहा हूं। वैसे तो कक्षा में ये सारी अध्ययन अध्यापन से जुड़ी हुई बातें,
क्योंकि मेरा आज का टॉपिक सिर्फ एनसीईआरटी की गाइडलाइन के अनुसार सीटेट पाठ्यक्रम के सुझाव संबंधी है। बाकी आगे की जितनी भी जो टॉपिक होंगे शुरू से लूंगा, जितनी अपना जानकारी है उसे आप तक पहुंचाऊंगा। तो ध्यान दें, लैंग्वेज आप कोई भी पढ़ें, आप चाहे हिंदी पढ़ें भारत में, या संस्कृत पढ़ें, या अंग्रेजी पढ़ें, भारतीय अध्ययन अध्यापन संबंधी दृष्टिकोण से बता रहा हूं कि अगर भाषा को अगर हम पढ़ते हैं तो भाषा का भी अपना पढ़ने पढ़ाने का एक वर्गीकरण है। सामान्यतः ये वर्गीकरण, चाहे आप कोई भी परीक्षा दें, वह वर्गीकरण ही कहीं ना कहीं परीक्षा में प्रभावी है। पहला वर्गीकरण है, ओरली बता रहा हूं, भाषा विज्ञान, जिसमें मूल ध्वनियों की जानकारी, वर्ण क्या है, ध्वनि क्या है, लिखित रूप क्या है, मौखिक रूप क्या है, सुनने बोलने की क्षमता क्या है, लिखने पढ़ने की क्रिया क्या है, शब्द का रूप क्या है, शब्द को लिखने पढ़ने के रूप में जाना जाता है। अगर हम बोलने और सुनने में सब शब्द की जब बात हो रही तो उसे क्या कहते हैं, ये सारी जो क्रिया मैंने आपको बताई थी भाषा विज्ञान है। भाषा विज्ञान में वर्णों की, ध्वनियों की, अक्षरों की, शब्दों की, वाक्यों की जो क्रिया है विविध रूप में, उसको विविध तरीके से जानना ही भाषा विज्ञान है। क्योंकि कहीं कहीं स्वर हैं, स्वरों की मात्रा कितनी है, स्वरों का वर्गीकरण कितना है, दीर्घ स्वर कितने हैं, संयुक्त दीर्घ स्वर कितने हैं, तो ये सारा मैंने बताया था। और ज़रूरत होगी तो वो आगे बताएंगे अभ्यास में, जैसे जैसे टॉपिक हम अभ्यास के कराते जाएंगे उनमें जहाँ जहाँ जैसे आएगा उसे बताएंगे। लेकिन एक सुझाव के तौर पर, जिससे कि आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उन उपागमों को जानें, जो उपागम हमारी तैयारी में एक साधन, उसकी भूमिका निभाते हैं। अब ये भाषा विज्ञान के जो 4 वर्गीकरण हैं, भाषा विज्ञान जो वर्णों की मूल इकाइयों के, भाषा व्याकरण जिसमें भाषा के नियमों की जानकारी है, जिस तरीके से हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अलंकार, रस, छंद, समास, इन सारी क्रियाओं को करते हैं जो भाषा के नियमों पर आधारित है। दूसरा भाषा साहित्य, जो कि भाषा साहित्य के सामान्यतः 2 पक्ष हैं, गद्य और पद्य। गद्य व्याकरण के नियमों पर आधारित है, पद्य हमारी भावनाओं पर आधारित है। ये सारी जो क्रिया हैं ये यहाँ जुड़ी हुई हैं। जो साहित्य का जो पक्ष है वही गद्य पद्य में सीटेट के रूप में हमारी भूमिका में है। हमारे अध्ययन की जो व्यवस्था में है वो गद्य पद्य से जुड़े हुए 15 सवाल हैं। चौथा जो पक्ष है वर्गीकरण का, वह है भाषा अधिगम। भाषा अधिगम की बात करें तो भाषा अधिगम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक विविधता में मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, बहुभाषा, त्रिभाषा, मानक भाषा, राजभाषा, इनके संप्रत्ययों को जानना, इनके अर्थ को जानना, इनकी क्रियाओं को जानना। जब इन्हें जान लेते हैं तो हमारे भाषा शिक्षण की जो और शिक्षण से जुड़ी हुई क्रिया हैं उनके बारे में भी हम अपना अभ्यास करते हैं। तो इस तरीके से भाषा फर्स्ट लैंग्वेज की जो व्यवस्था है। 5वां है सेकंड लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज में भी 30 सवाल हैं, इसका भी यही क्रम है। 15 जो सवाल है, यहां थोड़ा जगह नहीं है, यहां बता देता हूं। सेकंड लैंग्वेज जो 5वां पार्ट है, इसमें भी 30 सवाल हैं। 15 सवाल ओनली गद्य के, गद्य से संबंधित आते हैं, जो 8 और 7 में विभाजित हैं।
15 सवाल भाषा शिक्षण के, जो आप भाषा शिक्षण के बारे में जो मनोवैज्ञानिक और शिक्षा मनोविज्ञान की क्रिया पर आधारित है तो भाषा शिक्षण के हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि जो 15 सवाल हैं ओनली गद्य से ही आते हैं, चाहे आपकी सेकंड लैंग्वेज कोई भी हो, सेकंड इंग्लिश हो या संस्कृत हो या आपकी हिंदी हो, कोई भी हो, उसकी जो 15 सवाल जो आएंगे 2 गद्यांशों से आएंगे, 15 सवाल भाषा शिक्षण से आएंगे। इसका क्रम है, ध्यान देने वाली बात है, 1 से 21 से 1 से 50, क्योंकि यहां बार बार आप अपना इस क्रम को देखते रहें। कोई पुराने पेपरों में सेकंड भाषा क्योंकि कोई ले लें, क्योंकि अलग से मिलता है। अगर किसी ने संस्कृत लिया है तो उस संस्कृत का कोई पेपर लें, उसके क्रमों को देखें। अगर आपने सेकंड लैंग्वेज ली है तो उसका क्रम 1 से 21 से 1 से 50 ही हुआ, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी जब परीक्षा हॉल में जब हम परीक्षा देते हैं तो उस समय कुछ समय का दबाव होता है, समय कम भी रह जाता है। हमारी OMR में जगह जो खाली रहती है वो 1 से 21 से 1 से 50 की रहती है, लेकिन जैसे ही पेपर हम खोलते हैं फर्स्ट लैंग्वेज का तो उसमें हम फर्स्ट लैंग्वेज के क्वेश्चन पढ़ते हैं 91 का और आंसर पढ़ते हैं, आंसर लगाते हैं हम उसमें 1 से 21 का। इसलिए सबसे पहले आप इसको क्रमों को बार बार अभ्यास करते रहें। तो यहाँ मैं आपको प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम संबंधी सुझाव दिए हैं। अब मैं आपको थोड़ा जो बहुत ही उसमें बटा हुआ है उच्च प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम के बारे में कुछ सुझाव और परिचय दिए। आप ध्यान दें कि उच्च प्राथमिक स्तर पर अगर स्टूडेंट आर्ट ग्रुप से हैं तो उनके लिए जो विषय है वो 4 ही विषय हैं। पहला पार्ट CDP जो आपकी अध्ययन अगर फर्स्ट में भी हो रहा है तो इसमें भी है, जिसका क्रम 30 सवाल है, 1 से 30 होगा। दूसरा पार्ट होगा सोशल साइंस SST जिसका क्रम 21 से 90 होगा। ध्यान दें विद्यार्थियों, क्योंकि सोशल साइंस का जो पार्ट है बहुत NCERT की गाइडलाइन के अनुसार है। आप कक्षा 6 से और 8 तक की बुकों का अध्ययन करें, मेरा सुझाव है। अगर आपके पास कम समय है और इधर उधर की सामग्री को आप छोड़ करके, जो मेरा मत है, आप अपने तरीके से डिसीजन लेना, लेकिन मैं एक पूर्व के पेपरों के आधार पर मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं कि कक्षा 6 से और 8 तक की बुकों का अगर आप अनवरत रूप से उसी सार्थकता से तथ्यात्मक रूप से अध्ययन कर लेते हैं तो आपकी जो इंफॉर्मेशन की जितने भी सवाल हैं वो आपको संभवतः मिल सकते हैं। अगर आप मान लीजिए GS पार्ट कहते हैं कि GS है, सोशल साइंस है। अब जब सोशल साइंस के बारे में बात की जाए तो सोशल साइंस को हम GS की क्लास ले ली सा। अब GS में तो मान लीजिए हमारी एक वो भी रहता है कि सब जगह एक ही है सोशल साइंस, या हम GS को हम पढ़ लेते हैं तो जिससे कि IAS की भी क्लास में भी बैठ जाए, हो सकता है कि आपको लाभ मिले। लेकिन आप इतने बड़े विस्तार वाले क्षेत्र में क्यों जा रहे हो? अपने आराम से NCERT की घरों को किताबों को ही पढ़ते रहें, क्योंकि इसमें जितने भी सामान पेपर उठाएं SST में अगर आपके 30 सवाल हैं तो 60 सवाल हैं तो 60 सवाल में से लगभग महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 विषय इंफॉर्मेशन में इससे जुड़ी हुई है। ज्यादातर कुछ सामाजिक क्रियाओं पर आधारित हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और जियोग्राफी।
आप एनसीईआरटी की हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी को अगर आप पढ़ते हैं तो मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि सीटेट में सोशल साइंस वाले स्टूडेंट इंफॉर्मेशन के संभवतः 90% सवालों को सहज तरीके से, ज्ञानात्मक रूप से कर सकते हैं, क्योंकि ये हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी से संबंधित 36 ही सवाल आते हैं लगभग। 24 सवाल इसमें सामाजिक शिक्षण से आते हैं। अगर जिसका मनोवैज्ञानिक संप्रदायों पर, शिक्षा मनोविज्ञान की पैडागोजिकल चिंतन और सृजनात्मक क्रियाओं पर अभ्यास है, वो इन 24 सवालों को कर सकता है। घबराने की बात नहीं है, मैं आपको सुझाव ही दे रहा हूं, केवल मेरे टॉपिक का नाम ही सुझाव है। आज की मेरी जो वीडियो है वो केवल सुझावों पर आधारित है। दूसरा जो पार्ट है, वो तीसरा जो पार्ट है वह आपका फर्स्ट लैंग्वेज, और फर्स्ट लैंग्वेज आपके 30 सवाल आते हैं। वो देखो हिंदी है, 15 सवाल आएंगे गद्य पद्य के और 15 सवाल भाषा शिक्षण के। चौथा जो पार्ट है सेकंड लैंग्वेज है, उसमें भी 30 सवाल हैं, 15 सवाल आएंगे गद्य के और 15 सवाल आएंगे आपके भाषा शिक्षण के। इसलिए मैं एक सुझाव वाली, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक लेवल के दोनों के लिए बीएड वालों को एलिजिबल कर दिया है। ये आप पिछली बार से देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जिसने बीएड किया है वो प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर दोनों में आवेदन करता है। और अगर आपका प्राथमिक पर बहुत अच्छा फोकस है तो मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि आप उच्च प्राथमिक स्तर पर अपनी बेहतर क्रिया करेंगे परीक्षा में। इसके लिए अगर आप घर पर एनसीईआरटी के लिए एसएसटी को अगर पढ़ते हैं 6 से 8 तक की को, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर विद्यार्थी एनसीईआरटी को घर पर पढ़ते हैं तो अगर वो 2-2 घंटे भी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी को परीक्षा से संबंधित कुछ अच्छी तैयारी भी कर सकते हैं। भाषा की तैयारी फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज की परोक्ष अपरोक्ष रूप से इसमें आपके प्राथमिक स्तर पर भी हो रही है, तो एक है साधने से दोनों हो सकते हैं। अगर आप एक जगह पर अगर फोकस कर लेते हो और इसमें कहीं चिन्हित विषयों को, जैसे एनसीईआरटी की हमने सोशल साइंस की किताबों को अध्ययन कर लिया, तो उसमें जो महत्वपूर्ण है, इसका मैं सुझाव इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अगर कहीं आंसर में कोई त्रुटि होती है, कोई आपत्ति वाली बात होती है, तो आपका केवल और केवल एनसीईआरटी का ही स्रोत मान्य होगा। दूसरे स्रोत जितने भी आपके पास हैं वो न्यायालय के दृष्टिकोण में अमान्य हैं। तो मेरा सुझाव इसलिए है कि अगर मान लीजिए आपने कोई एनसीईआरटी में किसी तथ्य को जाना है और उसके आधार पर कोई सवाल आ जाता है और वो उसका आंसर है वो बोर्ड गलत देता है, तो कम से कम आपके पास एक स्रोत है जिसके लिए आपत्ति कर सकते हैं और आप विश्वास के साथ आपको अंक भी मिलेगा क्योंकि आपके पास स्रोत हो। तो इसलिए आप इसमें कम समय में घर पर, क्योंकि परिस्थिति ऐसी है, कुछ चीज़ों के लिए आप घर पर उन स्रोतों को जो हमारे उद्देश्य प्राप्त करने के लिए बेहतर साधन कहे जाते हैं या उपागम कहे जाते हैं, उन उपागमों को जानें और उनके आधार पर हम अपनी सुनियोजित तरीके से क्रियाएं करें, जिससे कि बहुत सामग्री के उसमें हेर फेर में न रहें। सेलेक्टेड सामग्री है, उस सेलेक्टेड सामग्री को आधार बनाएं। एक और सुझाव मैं देना चाहता हूं, क्योंकि एनसीएफ 2005 पाठ्यक्रम संबंधी विषय वस्तु में इस तरीके के सुझाव देती है, जितना बच्चे के अध्ययन अध्यापन में एक शिक्षक उसकी स्वयं की स्वगति को, उसकी स्व सृजनात्मकता को, उसकी स्व बाल केंद्रित स्वतंत्रता पर विशेष महत्व दिया जाता है। परीक्षार्थियों, मैं अब उन उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को कुछ सुझाव देना चाहता हूं जो साइंस ग्रुप से हैं।
साइंस ग्रुप के परीक्षार्थियों के लिए 30 नंबर सीडीपी, 31 से 90 मैथ प्लस साइंस। ध्यान दें, यही पाठ उच्च प्राथमिक स्तर में आर्ट और साइंस वाले में अंतर करता है। अब मैथ और साइंस के लिए वही सुझाव है, क्योंकि एनसीईआरटी जब पाठ्यक्रम निर्धारित करता है तो वो हमें सुझाव भी देता है और हमारे पूर्व के परीक्षा के अनुभव भी हमें बताते हैं। वैसे तो सारे अनुभव हमें यही बताते हैं कि मैथ और साइंस का जो पाठ है सामान्यतः एनसीईआरटी की कक्षा 6 से 8 तक की बुकों से ही जुड़ा हुआ है। अब ये विषय थोड़ा लेंदी हो जाता है क्योंकि टेक्निकल विषय है। टेक्निकल विषय होने के कारण इसमें संपूर्ण रूप से विद्यार्थी उलझा हुआ रहता है। अब मैं उसे इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसे मार्गदर्शन करता हूं। जो मेरा अनुभव है कि जो 90 सवाल हैं, वो 60 सवाल हैं, 30 नंबर मैथ के, 30 साइंस के। अब इन 30 सवालों मैथ से जो संबंधित हैं 20 नंबर कैलकुलेशन के आते हैं और कैलकुलेशन में 6 से 8 तक की गणित पाठ्य वस्तुओं को एनसीईआरटीओं को पढ़ा जाए और पुराने पेपरों का माध्यम लिया जाए, अनवरत वही अभ्यास किया जाए। बहुत भारी भरकम स्रोतों से बच करके अगर हम एनसीईआरटी के मैथ को 6 से 8 तक का अगर अनवरत अभ्यास करते हैं और पुराने अभ्यास करते हैं तो बहुत कुछ आपको 20 नंबर के सवाल का मार्गदर्शन और परीक्षा में एक सहयोग प्राप्त होगा। 10 सवाल आपके गणित शिक्षण से संबंधित है। अब गणित तो प्राइमरी में भी है, लेकिन प्राइमरी का जो गणित है उसकी जो क्रियाएं वो 1 से 5 तक के एनसीईआरटी की क्षमताओं से जुड़ी हुई हैं। जिस स्तर के बालक हैं उस स्तर की गणितीय क्रियाएं, और इसमें बालक बड़ा होता है, सामान्यतः किशोरावस्था की ओर प्रवेश करने लगता है। तो यहां पर जो विषय है वो थोड़ा कुछ डीपली हो जाता है, कठिन हो जाता है, टिपिकल हो जाता है। इसलिए मैं आपको यह सुझाव दे रहा हूं कि इतने कम समय में आप बहुत स्रोतों में न पढ़ें। एनसीईआरटी से जुड़े हुए जो पाठ्य पुस्तक हैं उनको बार बार, क्योंकि गणित अभ्यास पर आधारित है। जितना आपका गणितीय अभ्यास होगा उतना आप इन सवालों को बेहतर समय में कर लेंगे। 10 सवाल आपके गणित शिक्षण से संबंधित हैं। यह पूरी पूर्व की बात जिसके मनोवैज्ञानिक और शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रत्यय एवं बोध ज्ञान अभ्यास से जुड़े हुए हैं, वो चीजों में अंतर कर लेते हैं। तो उस चीज को 10 सवाल जो समग्र रूप से जो और विषय हैं उनसे भी मदद मिलती है। ऐसे ही मैं आपको साइंस के बारे में बताऊं। 20 सवाल आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की जो जानकारी है वो एनसीईआरटी से जुड़ी हुई है, और 10 सवाल आपका साइंस शिक्षण से है। इस तरीके से आप अपनी तैयारी को समय की व्यवस्था के आधार पर, अपनी क्षमताओं के आधार पर, अपने बेहतर उपागमों के आधार पर सीटेट को पास करने के लिए सबसे बेहतर उपागम आपके पास आपकी एनसीईआरटी की बुक आप मदद दे सकती हैं और पुराने पेपर आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं। विद्यार्थियों, मैं आपको कुछ जानकारी बताना चाहता हूं, क्योंकि सीटेट एक ऐसी परीक्षा है जिसमें आपने लिखा हुआ देखा होगा
सर्वाधिक उचित चुने। समझ पर आधारित है, सृजनात्मकता पर आधारित है, हमारे ज्ञान बोध पर आधारित है। अगर हम जो स्रोत पढ़ रहे हैं, एक भ्रामक स्थिति रहती है कि सब पेडागोजिकल चीजें करनी है, पेडागोजिकल चीजें करनी है। लेकिन पेडागोजिकल चीजें तो जाहिर सी बात है करनी ही करनी है, लेकिन पेडागोजिकल चीजों को तब तक नहीं समझा जा सकता है बेहतर रूप से जब तक आप उसके थ्योरेटिकल बेस को नहीं समझेंगे। माना कि अगर हम किसी विषय को पढ़ रहे हैं, उस विषय के टॉपिक की जो जानकारी है सैद्धांतिक रूप से, उस सैद्धांतिक जानकारी का ही हम व्यवहारिक रूप से प्रयोग कर सकते हैं। और सीटेट सिद्धांत और व्यवहार पर आधारित है। अर्थात हम ये कह सकते हैं सीटेट की जो परीक्षा है वो हमारी क्षमताओं पर इस तरीके से अभ्यास में डालती है कि सिद्धांत और व्यवहारिक, सिद्धांत की जानकारी हमें ज्ञान प्राप्त अर्थात हमें सूचना देने में सहायक है। सीटेट की जो जानकारी है वो सिद्धांत के साथ साथ बोधात्मक भी है, व्यवहारात्मक भी है। तो इसलिए ज्ञान को बोध से जोड़ करके और सार्वधिक उचित की क्रिया को बार बार करते रहें। उन चीजों को पुराने पेपरों में पहचान करें कि 4 ऑप्शनों में गलत कुछ नहीं होता है। 90% जो पेडागोजिकल सवाल जो होते हैं वो सब सही होते हैं। हम क्वेश्चन की प्रकृति को पहचाने और क्वेश्चन की प्रकृति कहीं ना कहीं उस स्रोत के सिद्धांत के नियमों पर आधारित है। वो हमें ये प्रेरित करती है जिससे कि हम उस व्यवहारिक क्रिया को, उस समझ आधारित क्रिया को कैसे कर पाएंगे। सीटेट का मतलब ही यही है। क्वेश्चन जैसे ही पेपर खोलते हैं तो उसमें लिखा रहता है सर्वाधिक उचित, मोस्ट एप्रोप्रिएट। उचित तो सब हैं, लेकिन माना कि अगर हम सिद्धांत और व्यवहारिक तैयारी करते हैं तो अन्य परीक्षाओं की भी हमारी तैयारी होती है सैद्धांतिक रूप से। जैसे शिक्षक भर्ती की तैयारी, यूपी टेट का मोस्टली 90% सैद्धांतिक तैयारी पर आधारित है, जो नियमों पर आधारित है। लेकिन सीटेट सिद्धांत के साथ साथ व्यवहारिक बोध पर आधारित है। तो जहां ज्ञान और बोध दोनों की सामंजस्यपूर्ण क्रियाएं हमें सीटेट सफलता प्राप्त कराने में सहायक होंगी। विद्यार्थियों, मैंने आपको आज एनसीईआरटी के अनुसार जो सीटेट पाठ्यक्रम के जो पर्चे और सुझाव दिए, मेरी केवल और केवल यही जानकारी है। इस पे आप एक बार विचार करें। 20 दिन में सीटेट की अगर सही तरीके से समय अनुसार हम समय की व्यवस्था करते हुए, अपनी क्षमताओं को संगठित करते हुए, अपनी आंतरिक शक्तियों को मोटिवेटिव होते हुए, लेकिन हमारे साधन हमें उद्देश्य तक पहुंचाने में सही होनी चाहिए। कहावत है, उपागमों के अभाव में या उपागमों की जानकारी के अभाव में हम उद्देश्य तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए मैंने इसी विषय के आधार को माध्यम बना करके मैंने आपको जानकारी दी है। अगला मेरा जो वीडियो होगा वो टॉपिक के आधार पर होगा, क्योंकि सिद्धांत के साथ व्यवहारिक, क्योंकि उसकी टॉपिक की जानकारी, और मेरा तो वही है क्योंकि मैंने कभी साध्य एकेडमी के जो अध्ययन अध्यापन से जब से मैं जुड़ा हूं यहाँ, मेरा जब तक कोई टॉपिक अगर हम क्रमागत रूप से नहीं पढ़ेंगे, माना कि हर टॉपिक की जो क्रमागत क्रियाएं वो सवाल नहीं बनती हैं, लेकिन जो सवाल जो बनते हैं वो कहीं ना कहीं अपने क्रमों से जुड़े हुए हैं। तो जानकारी मिथ्या नहीं जाती है, अध्ययन से जुड़ें। जब हम रुचि के साथ और मोटिवेटिव होकर के अपने तथ्यों से जुड़ते हैं तो जाहिर सी बात है, तो हम अपने श्रम को सार्थक कर लेते हैं। तो मेरा आज का यही परिचय है। अगला मेरा वीडियो होगा मनोवैज्ञानिक जानकारी के विषय में। उसके बाद मेरा जो वीडियो होगा
मैं बताता जाऊंगा। क्वेश्चन जैसे भी मेरे टॉपिकों के आधार पर जिन टॉपिकों को पढ़ाऊंगा उनके क्वेश्चन भी तुरंत पहुंचाऊंगा। थ्योरेटिकल पैडागोगिकल दोनों रूपों में मैं आपकी जितना संभव होगा मदद करूंगा। कुछ तकनीकी परिस्थिति ऐसी हैं जहां हम इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, वहाँ की परिस्थिति जटिल है और जटिल परिस्थिति के साथ साथ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी हैं। तो उन टेक्निकल प्रॉब्लमों के कारण जल्दी नहीं हो पा रहा है, लेकिन जैसे ही ये तकनीकी यहाँ कमी दूर होंगी हम आप तक बहुत जल्दी आप तक का जो भी ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान तो जितना भी दिया जाए उतना ही अच्छा है। तो मैं आपको आज ये परिचय के बाद अगली बार वीडियो में मिलता हूँ। नमस्कार।